ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है और वह टॉपिक है राहु महाराज का राशि परिवर्तन। राहु महाराज कुंभ के लिए 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, सभी के लिए करेंगे, लेकिन आपके लिए वो दूसरे भाव में यानी कि आपकी जहां पर मीन राशि पड़ती है वहां पर आकर विराजमान हो जाएंगे। राहु कलयुग के सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो यदि देने पर आ गया तो कोई सीमा ही नहीं होती। अगर आप अपने आसपास देखेंगे किसी को जिसका जीवन रातों रात पलटा हो, जो रातों रात रंक से राजा बना हो, जो रातों रात अमीर बना हो, जो रातों रात स्टार बना हो, जो रातों रात जिसकी किस्मत पलट गई हो, जिसके पास कुछ भी नहीं था और आज उसके पास बहुत कुछ है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के पीछे राहु का ही हाथ होता है। या तो उस समय उसकी राहु की दशा अंतर्दशा या राहु का कोई बहुत अच्छा गोचर उसके जीवन में हुआ होगा, क्योंकि जो ग्रह रातों रात जीवन पलटने की क्षमता रखता है वो केवल राहु ही है। बाकी ग्रह भी धन देते हैं, बाकी ग्रह भी ऐश्वर्य पैसा सब कुछ देते हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी से और जिस स्पीड से राहु महाराज जीवन पलट सकते हैं, उतनी इंटेंसिटी, उतनी तीव्रता, उतनी तेजी से कोई भी ग्रह नहीं रिजल्ट दे सकता। इसलिए राहु को कलयुग में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह कहा जाता है जहां तक भौतिक जीवन की हम बात करते हैं। जो शास्त्र हैं कहीं ना कहीं राहु को लेकर या राहु केतु को लेकर हमेशा नकारात्मक चीजें ही कहते हैं, क्योंकि ये असुर हैं। पहले की बात अलग थी, लेकिन आज भौतिकता का जीवन है, आज कलयुग है। हर व्यक्ति को माया पसंद है, हर व्यक्ति को पैसा पसंद है, हर व्यक्ति को लग्जरीज पसंद है। जो व्यक्ति संन्यास के पथ पर नहीं चल रहा उन सबको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पसंद होती है, अपने लिए, अपनों के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुख समृद्धि पूर्ण देखे, उनके लिए कुछ ना कुछ करे, और इन सब चीज़ों के लिए भौतिकता, पैसा, इन सब की आवश्यकता होती है। और राहु महाराज ही वो ग्रह है जो इन सब में आपको बहुत तेज गति से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि राहु को कलयुग का सम्राट कहा जाता है। राहु को अगर ये कहा जाए कि कलयुग में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। राहु और केतु दैत्य होते हुए इनको नवग्रहों में स्थान मिला है। बाकी सारे ग्रह देवता थे, लेकिन राहु और केतु मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको नवग्रहों में स्थान मिला है। इसलिए इनकी जो क्षमता है और बढ़ जाती है और ये सदैव वक्री रहते हैं। बाकी सारे ग्रह सीधे चलते हैं, कभी कभी वो वक्री हो जाते हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, लेकिन राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं। इसलिए ये अनकन्वेंशनल होते हैं। इनके जो रिजल्ट होते हैं वो नॉर्मल से हटकर होते हैं। इसके साथ ही राहु और केतु जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं। इनकी कोई भी अपनी राशि नहीं होती। हाँ, कुछ शास्त्र कहते हैं, लेकिन सर्वसम्मत नहीं है, और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि ये ग्रह सबसे हटके हैं, इनकी कोई राशि नहीं होती। ये जिस भाव में जाते हैं उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं, उस भाव का पोजेशन इनके पास आ जाता है। रजिस्ट्री किसी के पास भी हो, पोजेशन उस टाइम पे इन्हीं का होता है, यानी कि उस भाव के रिजल्ट देते हैं, उस भाव के स्वामी बन जाते हैं। और राहु इतने स्ट्रॉन्ग ग्रह है कि कहीं ना कहीं जो ग्रहों के देवता हैं या ग्रहों के राजा हैं, सूर्य महाराज, उन पर भी ग्रहण लगा देते हैं। तो आप राहु की क्षमता, उनकी पावर समझिए, जो ग्रहों के राजा पर भी ग्रहण लगा देता है। यानी कि सूर्य भी जिनसे डरते हैं, भानु भी जिससे डरते हैं, वो है राहु महाराज। तो उनकी क्षमता, उनकी पावर कितनी होगी उसका आप अंदाजा लगाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि राहु को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो लोग आज के टाइम में भी राहु को बुरा मानते हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिष को समझ नहीं पाए हैं। काल सर्प योग बोल देना, मैंने इतनी काल सर्प की कुंडलियां देखी हैं जो अपने जीवन में इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ओहदों पर हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी कंपनियां चल रही हैं। ऐसा नहीं कि सारे काल सर्प योग बुरे होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं जिनका प्रभाव नेगेटिव होता है। करीबन 24 तरह के काल सर्प योग पर बताए गए हैं, उसमें से सारे बुरे नहीं होते। और राहु जब मैंने कहा धन देने पे आते हैं तो उनकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन छाया ग्रह होते हुए भी उनकी क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसलिए राहु को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट जब तक हम भौतिकता की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, उस सेंस में राहु को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। राहु आकर्षण है। जिस व्यक्ति का राहु बहुत स्ट्रांग है, व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होंगे, वो कुछ भी अच्छा बुरा कर ले। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं कुछ भी बुरा कर लेते हैं तब भी उनकी फॉलोइंग बनी रहती है।
कई ऐसे लोग हैं जो जेल में भी हैं आज, फिर भी जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके जगहों पर जहाँ पे वो प्रीच करते थे, आश्रम जो है उनके, वहाँ पे जाते हैं। वो राहु का प्रभाव था कि अब तक लोगों का उनके प्रति आकर्षण बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं राहु बहुत स्ट्रांग ग्रह है। राहु का जो तोड़ है वो निकालना बहुत मुश्किल है। राहु भ्रम भी है, राहु आकर्षण भी है, और राहु कहीं ना कहीं बुद्धिमता भी है। जिस व्यक्ति के लग्न में राहु का प्रभाव होता है या फिर किसी अच्छे जगह पर राहु का प्रभाव होता है, उसकी बुद्धिमता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि राहु एक्सपैंड करते हैं। और जब लग्न में राहु बैठते हैं, दूसरे घर में राहु बैठते हैं, तो धन भी एक्सपैंड करते हैं, व्यक्ति की बुद्धिमता भी एक्सपैंड करते हैं, हर तरफ से एक्सपेंशन करते हैं। तो राहु का प्रभाव जीवन में बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही ये राहु का एक नया काल चक्र स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हर ग्रह राहु और केतु को छोड़कर सीधा चलता है अधिकतम, अंटिल वो वक्री ना हो। तो वो पहले मेष राशि में आता है, उसका एक चक्र शुरू होता है, फिर वो पाइसेस तक जाता है, यानी कि मीन तक। जैसे बृहस्पति महाराज अप्रैल में आपके मेष राशि में आए थे, तो वो करीबन 12 साल बाद अपना पूरा काल चक्र खत्म कर फिर मीन में आएंगे, फिर पुनः मेष में आकर अपना नया काल चक्र स्टार्ट करेंगे। सारे ग्रह ऐसे ही करते हैं राहु केतु को छोड़कर। राहु और केतु का जो काल चक्र नया है वो मीन से शुरू होता है, क्योंकि वो यहाँ से मेष पे जब आते हैं, जो अभी ऑलरेडी गोचर कर रहे थे, तो उनका काल चक्र का अंत होता है। फिर मीन में आके, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं, फिर जब वो 18 साल बाद यहाँ पे आएंगे, उनका काल चक्र खत्म होगा। तो ये राहु का नया काल चक्र है, राहु का नया अवतार है, और राहु नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन में आ रहे हैं। राहु मायावी हैं, राहु डिप्लोमेटिक हैं। राहु को समझना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, जितना मेरा ज्योतिषीय जीवन रहा है, जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मैंने रिसर्च किसी ग्रह पर करी है और सबसे जो अलग प्रकार के रिजल्ट देने वाला ग्रह मिला है वो राहु ही है। राहु को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, राहु ऐसा ग्रह है जो मायावी भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जिस भाव में जाते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं, इसलिए राहु बहुत स्ट्रांग एक ग्रह बन जाते हैं। राहु परिस्थितियों को भांपते हैं कि कहाँ पे अच्छा होने वाला है, कहाँ पे बुरा होने वाला है। राहु इंट्यूशन के कारक हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं, कहीं ना कहीं राहु उनका बहुत स्ट्रांग होता है। पंचम में होगा, धन में होगा, लाभ स्थान में होगा, लग्न में होगा। इसलिए राहु को बुरा कहना, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भौतिक जीवन के लिए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। राहु भौतिक जीवन के लिए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बिल्कुल भी बुरे ग्रह नहीं है, बल्कि सबसे स्ट्रांग और सबसे अच्छे ग्रह हैं। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, राहु जिस भाव में बैठते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं। इसी के साथ ही जो उस भाव का स्वामी है, जो उसका डिस्पोजिटर है, उसके भी रिजल्ट कहीं ना कहीं राहु महाराज देंगे। यानी कि राहु अगले 1.5 साल के लिए बृहस्पति महाराज के भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु अगले 1.5 साल के लिए बृहस्पति की राशि में ही गोचर करेंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा एवं बुरा रह सकता है, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक रह सकता है, हमेशा की तरह इन चीज़ों पर डिस्कशन करूंगा और कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से बहुत सटीक आते हैं रिजल्ट। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। प्रश्न कभी कभी आता है कि ये राशिफल लग्न राशि से है या चंद्र राशि से है। देखिए, मैं हमेशा समझाने का प्रयास है कि राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है तो उनसे भी राहु दूसरे घर में ही गोचर अभी करेंगे, और अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है वहां से भी आप देखेंगे कि तो राहु दूसरे घर में ही गोचर करेंगे, क्योंकि राशि तो बदलेगी नहीं ना। तो अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, इस विश्लेषण का। देखिए, राहु आपके लिए दूसरे भाव में, यानी कि धन भाव में, धन स्थान में, कुटुंब स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये समझने की है कि राहु हमेशा उल्टे चलते हैं, तो यहाँ से आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये राहु का एक नया काल चक्र है। हर ग्रह जब भी किसी राशि में प्रवेश करता है तो पहले वो 0 डिग्री पे आता है और फिर 30 डिग्री तक उसका गोचर रहता है। एक राशि में 30 डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन राहु महाराज और केतु दोनों ही उल्टे हैं। ये 30 डिग्री पर आते हैं, फिर 0 डिग्री तक जाते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि अभी मीन में आकर उनका नया काल चक्र ही स्टार्ट हो रहा है। अब कोई भी ग्रह जब अपना नया काल चक्र स्टार्ट करता है, नया सर्कल स्टार्ट करता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत तेज होती है और वो बहुत नयापन लेके आता है। तो क्योंकि ये धन स्थान है, तो एक बात तो कंफर्म है कि धन कमाने के
नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है। राहु मॉडर्न है, राहु आज का ग्रह है, राहु जो अभी चल रहा है, जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो आज के टाइम पर चीज़ें चल रही हैं वो है। राहु इंटरनेट है, राहु सोशल मीडिया है, राहु टेक्नोलॉजी है। तो जो व्यक्ति अपने आप को आज के टाइम के अनुसार बदल लेगा वो व्यक्ति तो आने वाले 1.5 साल में राहु के कारण बहुत धन कमाएगा। जो अपने कमाने के तरीकों में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने इनकम के सोर्सेस में कुछ नयापन ले आएगा, वो राहु के कारण, वो राहु के गोचर के कारण बहुत धन अर्जित कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में बदलाव नहीं ला पाया उसको राहु कुछ भी अच्छा फल नहीं देंगे। तो सबसे पहले यही बात समझने की होती है कि जो ग्रह आता है वो रिजल्ट किस प्रकार के दे सकता है, किस तरह से दे सकता है, और हम अपने आप में क्या बदलाव लाएं जिसके कारण वो जो ग्रह के कारकत्व हैं वो और उभर के आए। यही एक औचित्य होता है एक ज्योतिष का बताना कि हाँ ये ग्रह यहाँ पे आ रहा है तो इस प्रकार के कर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। इसलिए जैसा मैंने कहा राहु आज का ग्रह है, राहु को नई चीज़ें पसंद है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है अगर आप उसके अनुसार अपने आप को आपने ढाल लिया तो इस राहु महाराज के गोचर का आपके पूर्ण जीवन पर, पूरे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है। और जैसा मैंने कहा ये धन स्थान है तो धन कमाने के बहुत नए नए अवसर आपके पास अवश्य आने वाले हैं। राहु वृद्धि के कारक होते हैं, राहु और बृहस्पति दोनों ही वृद्धि के कारक होते हैं, लेकिन राहु की कोई सीमा नहीं होती। जैसे मैं कई बार बता चुका हूं कि राहु एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, वो एक छाया ग्रह है, लेकिन क्षमता उनकी इतनी होती है कि जब वो देने पर आते हैं तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए जब धन स्थान में आएंगे तो वृद्धि अवश्य करवाएंगे, धन स्थान में है तो धन की वृद्धि अवश्य होगी। कई शास्त्र कहते हैं कि जब राहु धन स्थान में आता है तो व्यक्ति कुबेर के समान धनी हो जाता है। अब इसमें कुछ शास्त्र एक और चीज़ ऐड करते हैं जो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, अभी इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो राहु जब धन स्थान में आते हैं तो व्यक्ति को कुबेर के समान धनी कर देते हैं। जैसा मैंने कहा वो वृद्धि के कारक है तो धन आपका अवश्य बढ़ेगा ही, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स से आपको पैसा आएगा, आपके घर में, आपके कुटुंब में पैसा आएगा, कुछ अटका हुआ पैसा आ सकता है, फॉरेन के आपके इनकम के सोर्स यानी कि विदेश से आपके इनकम के सोर्सेस है वहाँ से पैसा आ सकता है। राहु हिडन चीज़ें हैं जो हम छुपाते हैं, क्योंकि राहु बहुत छुपाने वाला ग्रह है। जिसका राहु अगर लग्न में है या त्रिकोण में है वो व्यक्ति अपना आधा जीवन या उससे ज़्यादा लोगों से छुपा के रखता है, उसकी डुअल पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि राहु हिडन चीज़ें हैं। तो जो लोगों की कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, कुछ ऐसी इनकम है जो लोगों से छुपा के रखते हैं, जिसको हम मे बी कहीं ना कहीं इलीगल भी कह सकते हैं। कई लोग ऐसे कार्य करते हैं जो नॉर्मल से हटके होते हैं, जो नॉर्मल लोगों के दिनचर्या से या सोशल चीज़ों से हटके होते हैं, जिसको हम जैसे कहा हिडन या इलीगल मनी कह सकते हैं। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके धन में तो वृद्धि बहुत हो सकती है, जिसको हम ब्लैक मनी शायद कह सकते हैं। तो उन लोगों की धन में वृद्धि तो बहुत होने वाली है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के कारक भी हैं। और वैसे भी धन स्थान में आकर राहु अचानक से आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ा सकते हैं, कोई पैसा अटका हुआ था वो वापस लेकर आ सकते हैं, तो धन की वृद्धि तो अवश्य होगी। इसके साथ ही जो दूसरा भाव है कि लग्न भाव से भी दूसरा है, यानी कि लग्न भाव की वृद्धि, हर भाव से दूसरा स्थान उसकी वृद्धि बताता है। तो राहु का यहाँ पे आना यानी कि आपका पूरा जीवन चक्र आगे बढ़ेगा, आपका लाइफस्टाइल बेटर होगा। और लाइफस्टाइल तभी बेटर होता है व्यक्ति का जब उसके पास पैसा ज़्यादा आता है। जब व्यक्ति के पास पैसा कम होता है तो वो सोचता है कि बस जितना कम से कम में गुजारा हो उतना अच्छा है, लेकिन जब पैसा ज़्यादा होता है तभी उसका लाइफस्टाइल बढ़ता है। तो जब लाइफस्टाइल बढ़ने का इंडिकेट करा रहे हैं, उसको बेटर करने का इंडिकेट राहु करवा रहे हैं, यानी कि आपके पास धन प्रचुर मात्रा में आने वाला है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि राहु दूसरे भाव में व्यक्ति को कुबेर के समान धनी करता है, लेकिन इसमें शास्त्र एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि व्यक्ति भले ही कुबेर के समान धनी हो जाए, वो उस धन का जो कहते हैं कि भोग या फिर उस धन को एंजॉय नहीं कर पाता। कारण क्या है कि जब भी राहु दूसरे घर में आते हैं तो कुटुंब पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। अब कुटुंब क्या हुआ, देखिए कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी फैमिली का स्थान है, ये भी फैमिली का स्थान, लेकिन ये ओवरऑल हम फैमिली की हैप्पीनेस वगैरह सब देखते हैं। ये कुटुंब स्थान है जो आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके पति पत्नी बच्चे, उनके बारे में बहुत दर्शाता है। अब कुटुंब स्थान में राहु का आना यानी कि व्यक्ति के पास पैसा भले ही बहुत आ जाए, लेकिन घर की जो एक जो पर्सनल आपकी लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, वो डिस्टर्ब रहेगी।
आपके घर में थोड़ी बीमारियां आ सकती है, घर के लोग दूर हो जाएंगे, आपकी वाणी के कारण ही लोग दूर हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। तो तभी मैंने कहा कि कुबेर के समान धनी आप भले ही बन जाएं, उस पैसे का भोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास भले ही करोड़ों हो, लेकिन घर में घुसते ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में घुसते ही एक तू मैं हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे के साथ आप बैठकर खाना भी नहीं खा सकते, तो करोड़ों हो या अरबों हो धरे के धरे रह जाते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि लक्ष्मी जी को केवल धन के स्वरूप में नहीं देखना चाहिए, अष्ट लक्ष्मी होनी चाहिए, यानी कि घर में पवित्रता, घर में खुशियां, घर में लोग एक साथ बैठकर खाएं, वो असली लक्ष्मी होती है। धन लक्ष्मी तो अवश्य इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर धन लक्ष्मी है और घर में बाकी अष्ट लक्ष्मियां नहीं है या फिर दरिद्रता है, इसी को दरिद्रता कहते हैं कि घर में घुसते ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उससे बड़ी दरिद्रता क्या होती है। तो ये राहु कहीं ना कहीं कुटुंब की जो हैप्पीनेस है, कुटुंब की जो खुशियां हैं, उसमें रुकावट लाते हैं। आप देखेंगे कि आने वाले समय में भले ही आप भी पैसा कमाएं, आपके घर वाले लोग भी पैसा कमाएं, लेकिन घर में खुशियों का अभाव रहेगा। किसी ना किसी सदस्य को कोई ना कोई बीमारियां चलती रहती हैं, घर में कोई वृद्ध सदस्य है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ेगी। तो ये जो राहु का दूसरे घर के पे प्रभाव है, इसमें आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल, अपनी फैमिली लाइफ का भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जब राहु दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति का अपने संबंधियों से भी दूरी आ जाती है। हाँ, यहाँ पे राहु जब आते हैं तो व्यक्ति के वाणी में भी अस्पष्टता आ जाती है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में राहु का दूसरे घर में प्रभाव वाणी को बहुत सुधारता है, लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो यही राहु दूसरे घर में बैठकर वाणी की अस्पष्टता दे सकता है, यानी कि आप कुछ बोलेंगे और आपके घर वाले कुछ और को समझेंगे, और उसके कारण भी आपका कई लोगों से झगड़ा, कई लोगों से मनमुटाव आदि हो सकता है। लेकिन अभी मैंने कहा कि राहु प्रोफेशनल लाइफ में इसका एकदम ऑपोजिट रिजल्ट देंगे, स्पेशली यदि आप कुछ भी टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, इवन कम्युनिकेशन संबंधित आपका कार्य है, जहाँ पे आपको स्पीचेस देनी होती है, आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती है, आपको अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करना होता है, आपको अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना होता है, आपको अपनी कंपनी के प्लान, अपने प्लान्स लोगों को समझाने होते हैं, वहाँ पर राहु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था, राहु आकर्षण है, राहु मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आप कुंडली उठा के देख लीजिए, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में एकदम चरम सीमा पर ऊपर पहुंचा हुआ है, उनकी कुंडली में शुक्र और राहु कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव डालते होंगे, क्योंकि यही वो दो ग्रह हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। अदरवाइज तो टैलेंट तो दुनिया भर के पास है, लेकिन जो व्यक्ति एकदम अपने फील्ड की चरम सीमा पर पहुंचा है, जिसकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, राहु और शुक्र, स्पेशली राहु, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रभावशाली जगह पर होंगे ही। और इसलिए राहु जब दूसरे घर में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन को बहुत बहुत आकर्षित कर देंगे। और अगर जैसा मैंने कहा आप इन सब फील्ड में है, मार्केटिंग में है, एडवर्टीजमेंट में है, स्पेशली आपका सेल्स में भी है, तो आपका धन अवश्य बढ़ने वाला है, आपको प्रमोशन होने वाली है, आप अपने करियर में बहुत वृद्धि करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो राहु हैं, ये पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपकी क्रिएट कर सकते हैं। तो राहु, देखिए तभी मैं कहता हूं कि कोई भी ग्रह केवल अच्छा और केवल बुरा नहीं होता, ग्रह अच्छे के साथ साथ बुरा रिजल्ट देता है। यहाँ पे एक ग्रह अच्छा भी रिजल्ट देगा और बुरा रिजल्ट भी देगा। तो राहु प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। इसके साथ ही राहु विदेश के कारक है और ये धन स्थान है। अब कोई ग्रह जब धन स्थान में आता है तो अपनी प्रकृति के अनुसार धन देता है। अब यहाँ पर बृहस्पति आएंगे तो वो फाइनेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट, जो भी उनके एरियाज हैं उससे धन देंगे। लेकिन अब राहु यहाँ पर है, तो जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, करियर हो या बिजनेस हो, या फिर विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। या जो लोग ऑलरेडी विदेश में स्थापित हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं। जब धन स्थान में आकर धन स्थान को एक्टिवेट करेंगे तो अपने जो कारकत्व हैं उसको भी इंप्रूव करेंगे, तो विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। मैं ये कहूँगा कि जब राहु दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति का अपने लोगों से थोड़ी दूरी आ जाती है। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है इस 1.5 साल में, जिसकी संभावना है कि आप विदेश में जाकर काम कर सके, तो अवश्य जाइएगा, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने घर में रहेंगे ना तो आपके लड़ाई झगड़े होंगे। तो बेटर है कि इस टाइम थोड़ा सा, हो सकता है विदेश का ना मिले, आपको अपने देश में ही रहकर कोई बहुत दूर जगह पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो वो भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अवश्य उसको लीजिएगा, क्योंकि
ऐसे टाइम में जब राहु धन स्थान में आते हैं तो व्यक्ति को अपने घर से दूर सफलता देते हैं, अपने घर से दूर उसकी इनकम की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाते हैं। तो अगर विदेश में जाने की संभावना आपकी बढ़ती है तो अवश्य उस चीज को लीजिएगा। तो राहु यहां पर आकर आपको विदेश संबंधित कार्यों में भी सफलता अवश्य दिलाने वाले हैं। ये जो दूसरा भाव है ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण व्यक्ति का पैसा तो बताते ही हैं, जॉब में भी कहीं ना कहीं, जॉब के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, छठा और 10वां भाव, मैं हर बार बताता हूं ये 2, 6, 10 भाव करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब कुंडली आती है तो केवल इस भाव को नहीं देखना होता, इनको भी देखना होता है। फिर कुंडली में तो बहुत चीजें होती हैं, यहाँ पे सामान्य विश्लेषण में इन्हीं चीजों की बात करेंगे। तो अर्थ त्रिकोण यानी कि जॉब, तो जो लोग जॉब करते हैं, जॉब चेंज की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, विदेश में जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इसके साथ ही राहु कहीं ना कहीं रोल बदलते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका रोल ही बदल जाए, आप जो करते हैं उसके विपरीत चीज आपको मिले। लेकिन अगर वो चीज आपको अच्छी दिख रही है, भले ही थोड़ी मुश्किल हो, उस काम को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। वो आपके करियर को बहुत आगे लेकर जाएगी, वो आपके करियर को, जो नई अपॉर्चुनिटी है, जो चेंज इन रोल है, वो आपके करियर को बहुत एक अच्छे लेवल पर लेकर जाएगी। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा। कि जो दूसरा भाव है ये चौथे भाव से 11वां है। अब राहु कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स को भी दिखाते हैं, राहु और केतु। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है और प्रॉपर्टी से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी अटक गई थी, कभी कभी होता है कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, वो बिक ही नहीं रही है। इस टाइम पर अगर कम पैसे में भी वो प्रॉपर्टी बिक रही है या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, कर लीजिएगा। क्योंकि राहु जैसे ही आपके यहाँ पे आएंगे, जो कि चौथे भाव से 11वां स्थान है, एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो जो आपकी फंसी हुई प्रॉपर्टी थी, फंसे हुए फिक्स एसेट थे, भले ही सेम रेट पे ना आए आपके, या जो रेट आप एंटिसिपेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रेट पे ना बिके, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेटल आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी लेके रखी, उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो बिकेगी 50 लाख की, लेकिन यहाँ पर अचानक से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, मे बी आपको 50 ना मिले, 45 मिल जाए। फिर भी उस प्रॉपर्टी को, या जो भी आपका फिक्स एसेट है, उसको निकाल दीजिएगा अगर आप निकालना चाह रहे थे, क्योंकि ये वो समय है जब वो प्रॉपर्टी निकल जाएगी। फिर बाद में जब राहु वहाँ से चले गए या कुछ महीनों बाद भी वो अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आने वाली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये जो दूसरा भाव है ये सप्तम से अष्टम है। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपके पास नए नए अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी पैसा कमाने की, लेकिन उसमें से अधिकतम कहीं ना कहीं ऐसी होगी जिसमें थोड़ा सा इमोरल चीज़ें होंगी, या फिर जैसे मैंने कहा इलीगल हिडन चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा कि कहीं फंस ना जाए, क्योंकि राहु जब सप्तम से अष्टम में आएंगे तो पैसा अवश्य देंगे, अचानक से पैसा देंगे, लेकिन आपको बस यही ध्यान देना है कि जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में किसी इलीगल एक्टिविटी में आप फंस ना जाएं, क्योंकि अदरवाइज एक बार उसमें आप फंस गए, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो दूसरा भाव है ये 12वें से तीसरा है, यानी कि जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, जो भी प्रयास करेंगे, आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे इस आने वाले टाइम में, उसमें आपको अधिकतम अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये राहु महाराज यहाँ पर बैठ के ही आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। ये जो दूसरा भाव है ये 10वें से भी क्योंकि पंचम में है, तो कि वो समय है जब आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आपके पास बहुत इमेजिनेटरी आइडियाज़ आएंगे, और यदि आपने उनको एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर आदि में काम करते हैं, तो ये समय आपके आगे बढ़ने का, आपके आइडियाज़ के दम पर भी बहुत अच्छा है। और यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में ही काम करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए समय और भी अच्छा होने वाला है। मैंने शुरू में कहा था कि राहु बृहस्पति के प्रभाव भी देंगे, तो बृहस्पति के 2 भाव होते हैं हर कुंडली में। आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे स्थान के मालिक हैं, एक तो वो धन स्थान के स्वामी हैं और वो लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो राहु धन स्थान और लाभ स्थान दोनों के स्वामित्व का रिजल्ट देंगे, और इन दोनों का कनेक्शन हमेशा धन योग बनाता है। तो राहु
इस नाते भी आपके धन में तो प्रचुर मात्रा में वृद्धि करने वाले हैं। और अगर हम बृहस्पति का गोचर भी देखें तो 2024 के मई के अंत तक तीसरे घर में रहेंगे, यानी कि आपकी यात्राएं बहुत करवाएंगे, यानी कि आपके अंदर बल और क्षमता और जो आपका आत्मविश्वास है उसकी वृद्धि होगी। और उसके बाद भी 2024 के बाद बृहस्पति यहीं पे आ जाएंगे, यानी कि चौथे घर में, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग आपके अगले साल के मध्य भाग के बाद बन जाएंगे, या फिर वाहन खरीदने के योग आपके बन जाएंगे। तो राहु बृहस्पति के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छी तरह से देने वाले हैं। राहु की दृष्टि होती है या नहीं, ये ज्योतिष में एक डिस्कशन का टॉपिक है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ शास्त्र कहते हैं होती है, कुछ कहते हैं नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि राहु बृहस्पति के जैसे, जैसे कई शास्त्र मानते हैं इस चीज़ को कि जैसे बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि है वैसे ही राहु की भी होती है। और मेरा भी यही मानना है, मेरा ज्योतिष अनुभव यही है कि राहु अपने से त्रिकोण स्थान पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो रहेगी छठे घर पर। अब छठा भाव कहीं ना कहीं होता है दुश्मनों का, और राहु का दुश्मनों के स्थान पर प्रभाव, यानी कि आपके दुश्मनों का अंत होगा, लीगल केसेस में आपको विजय मिलेगी। ये भी अर्थ त्रिकोण है, यानी कि बाहर से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं मामा चाचा ताऊ इन सब का स्थान भी बन जाता है। तो यदि प्रॉपर्टी संबंधित इन चीज़ों में कुछ चल रहा था आपका इशू, तो वो और बढ़ेगा। हाँ, सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके कारण इनिशियली चीज़ें थोड़ी सी लड़ाई झगड़े वाली हो सकती है। और अगर कुछ नहीं भी चल रहा था, कि सब कुछ ठीक था, लेकिन आप देखेंगे कि इस आने वाले 1.5 साल में घर में मामा चाचा ताऊ, जो मामा तो हाँ खैर आजकल उनसे भी हो जाता है, तो जो भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके साथ, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके साथ प्रॉपर्टी के कारण कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो रहेगी धनस्थान 8वें घर पर, अष्टम भाव पर। धनस्थान में बैठा ग्रह 8वें घर को देख रहा है, यानी कि धन में वृद्धि अचानक से होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन क्योंकि इन दोनों भावों का कनेक्शन हो गया, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ना कोई वाद विवाद नया उत्पन्न हो सकता है। ऑलरेडी कोई चल रहा था तो उसका सेटलमेंट हो सकता है। 8वां घर कहीं ना कहीं विद्याओं का भी होता है, तो किसी ना किसी तंत्र विद्या या ऑकल्ट साइंसेस जिसको कहते हैं, जो नॉर्मल से हटके होती हैं विद्याएं, उनमें आपका ध्यान जा सकता है। उन चीज़ों को समझने का प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुल हमेशा मैं कहता हूं लोगों को, जिनका राहु स्ट्रांग है या राहु लग्न पर, अष्टम पर, इवन धन स्थान पर प्रभाव डालता है, ज़्यादा इन चीज़ों में ना पड़े, तंत्र से दूर रहें, क्योंकि ये वो समय है जब आपके ऊपर कोई तंत्र हो सकता है। और यदि ऑलरेडी आपके ऊपर या आपके कुटुंब के ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करके रखी है, तांत्रिक क्रिया जिसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है, अभिचार कर्म जिसको कहते हैं, मारण मोहन सम्मोहन उच्चाटन, कई चीज़ें होती हैं, तो प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये समझ जाइएगा कि राहु के गोचर के बाद अगर घर में अचानक से तकलीफें आ रही हैं, अचानक से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो किसी ना किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके रखी है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ है तो कोई व्यक्ति जो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, उनसे अवश्य इन चीज़ों का कुछ ना कुछ उपाय आदि, परिहार आदि करवा लीजिएगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। ये मैं बता ही चुका हूँ कि करियर में वृद्धि होगी, और 10वां भाव करियर से संबंधित रहता ही है। तो ऑलरेडी यदि आप किसी टेक्निकल फील्ड में है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और विदेश जाने की अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाली है। इसके साथ ही ये 10वां भाव सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र होता है। आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं बहुत मॉडर्नाइज हो जाएगा। आप खुद देखना शुरू कर देंगे कि आप जो नई नई चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी की, भले आपकी एज ज़्यादा भी है, आप जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो कोई मुश्किल नहीं होता, वो हर चीज़ को बहुत आराम से समझ जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे आप देखेंगे यदि आपकी एज ज़्यादा भी है, फिर भी आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत आकर्षित होंगे और इन चीज़ों को बहुत आराम से समझ जाएंगे। तभी मैंने कहा राहु एक नया अवतार ले रहे हैं, और उस नए अवतार का आपके जीवन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आने वाला है। तो ये प्रभाव राहु का 10वें स्थान पर दृष्टि के द्वारा होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भी मैंने कहा वृद्धि होगी, लेकिन बस किसी भी इलीगल एक्टिविटी में जाने से बचिएगा। मैरिड लाइफ पर इसका मिला जुला प्रभाव रहेगा। सप्तम से अष्टम में क्योंकि राहु आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, स्पेशली जो यंग कपल्स हैं, यंग मैरिड कपल्स हैं, एक दूसरे से ध्यान हटेगा और ट्रस्ट इश्यूज बहुत उत्पन्न होंगे। डिससेटिस्फैक्शन मैरिड लाइफ में रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वहाँ पे ठीक ठाक चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा अपने पार्टनर से, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु पंचम से 10वें में जा रहे हैं,
तो वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको अचानक से कोई जॉब मिल सकती है और इवन बाहर जाने का भी आपको अचानक से एक मौका मिल सकता है। तो राहु का कई जगह पर अच्छा प्रभाव है, कई जगह पर नेगेटिव प्रभाव है। उन सब चीज़ों को मैंने अधिकतम डिस्कस कर ही लिया है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आंखों के रोग बहुत हो सकते हैं, दांतों के रोग बहुत हो सकते हैं। अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूसरे घर के राहु खाने पीने को एकदम खराब कर देते हैं। व्यक्ति जो ऐसा खाना होता है जो त्याग वाला होता है, नॉन वेजिटेरियन आदि, बाकी बासी खाना, ये सब बहुत ज़्यादा खाता है, तो इसके कारण तबीयत खराब होती है। और ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले 1.5 साल में आपको फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, जितना हो सके अपने खाने को सात्विक रखिएगा। बासी खाना, तामसिक खाना, इन सब से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे पेट से सब, क्योंकि पहले खाना खराब होगा, फिर पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको, क्योंकि छठे घर को भी देख रहे हैं, तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है। आंखों की प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा काफ़ी रहेगी, हो सकता है जैसे कैटरेक्ट आदि की प्रॉब्लम्स होती है तो उसके कारण सर्जरी भी करानी पड़े। दांतों में भी प्रॉब्लम बहुत होगी, हो सकता है आपके रूट कैनाल आदि या फिर दांतों की प्रॉब्लम कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके साथ ही आपको साइनस की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, सर से संबंधित प्रॉब्लम बहुत रहेगी, नाक से संबंधित, ENT मान लीजिए जो ईयर नोज थ्रोट होता है, इससे संबंधित प्रॉब्लम आपको आने वाले 1.5 साल में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। और आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स काफ़ी तंग करने वाली है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, राहु महाराज का जो गोचर है 1.5 साल का होता है, तो उपाय भी थोड़े विस्तृत होते हैं। पहला उपाय आपको 3 शनिवार करना है। आपको किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में 2 प्रकार की मिठाई और एक नारियल का भोग लगाना है। मिठाई दूध की बनी होनी चाहिए, कोई और नहीं, यानी कि जैसे बर्फ़ी आदि हो गया, जो भी दूध से निर्मित मिठाई है उसका भोग लगाना है 2 प्रकार की, और नारियल का भोग लगाना है। और जब भी दुर्गा मंदिर में जाएं तो वहाँ पे बैठकर जो भी दुर्गा जी का मंत्र आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, या फिर दुर्गा चालीसा, इनका पाठ कीजिए कम से कम 5 बार। अगर मंत्र कर रहे हैं तो 108 बार। दूसरा उपाय आपको शिवलिंग यानी कि महादेव के मंदिर में करना है। एक पात्र में आपको जल लेना है, उसमें कुछ जौ के दाने, दूध और शहद की कुछ बूंदें, इस पात्र से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करना है, और अभिषेक करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये भी आपको 3 शनिवार करना है। मंदिर में करने के बाद दक्षिणा भी देकर आइएगा। और इसके साथ ही आपको वृद्धाश्रम में भी 3 शनिवार कुछ ना कुछ दान करना है। क्या करना है, कितना करना है, ये आपकी श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है। ये उपाय को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। जो राहु महाराज के बुरे प्रभाव हैं वो कम होंगे, और जो अच्छे प्रभाव हैं उसमें वृद्धि होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।